इंडिया में उड़ीसा के एक स्थान जिसका नाम है बालासोर। बालासोर में अभी एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, अभी कुछ ही दिनों की बात है। बालासोर में एक बहुत बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। तब ये बात हुई, क्या इस ट्रेन एक्सीडेंट को रोका जा सकता था? वाट तो हाँ, रोका जा सकता था। और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से ये न्यूज़ में आया वो था कवच। अब ये कवच क्या है, कैसे काम करता है, हमारे लिए ज़्यादा जरूरी है इसके टेक्निकल एस्पेक्ट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम इसके टेक्निकल एस्पेक्ट्स में ध्यान देंगे कि कवच क्या है और ये कैसे काम करता है। तो कवच इज बेसिकली कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, कि ट्रेन्स के बीच में एक्सीडेंट को कैसे रोका जाए, ये कवच है। तो इसी तरह से और भी तो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होंगे, जैसे कारों के बीच में अगर एक्सीडेंट रोकना हो तो उसके लिए क्या तरीका है। तो रोडवेज में जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए भी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम होते हैं। एंड सिंपली एयर में जो एयरप्लेन होते हैं इनके बीच में भी एक्सीडेंट को प्रिवेंट करने के लिए कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यूज होते हैं। तो आज हम लोग कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये कैसे ट्रेन एक्सीडेंट को कैसे रोका जा सकता था। तो ये जो कैसे है ना, हाउ एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट किया जाए, तो ये वाला जो एस्पेक्ट है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्लाइड नेचर के कई सारी क्वेश्चंस का आंसर इससे मिलता है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हमारा आता किस टॉपिक के अंतर्गत है? तो मेनली हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंडस्ट्री 4.0 है। 4.0 इंडस्ट्री के अंतर्गत जो हमारा दूसरा टॉपिक आएगा वो आएगा साइबर फिजिकल सिस्टम। साइबर फिजिकल सिस्टम एंड साइबर फिजिकल सिस्टम का एक टेक्नोलॉजी है जिसको हम बोलते हैं कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसका एग्जांपल कवच है। तो हम लोग बेसिकली कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम पे आज के लेक्चर में फोकस करेंगे। एंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। क्वेश्चन किसके बारे में है कि साइबर फिजिकल सिस्टम के बारे में इनमें से कौन कौन सी बातें सही हैं। साइबर फिजिकल सिस्टम इज सिमिलर, यहाँ पे आते हैं, अच्छा कोई नहीं। साइबर फिजिकल सिस्टम इज सिमिलर टू इंटरनेट ऑफ थिंग। देखेंगे क्या ये इंटरनेट ऑफ थिंग के जैसा है और उसी की तरह के आर्किटेक्चर पे काम करता है, दोनों बातें चेक करेंगे। साइबर फिजिकल सिस्टम रिप्रेजेंट अ हायर कॉम्बिनेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन फिजिकल एंड कंप्यूटेशनल एलिमेंट। ऐसा है क्या? क्या इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन होता है फिजिकल एंड कंप्यूटेशनल एलिमेंट देन इंटरनेट ऑफ थिंग, ऐसा कुछ है? तो ये हम सब चेक करेंगे। तीसरा है साइबर फिजिकल सिस्टम इज इंडिपेंडेंट ऑन कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम। क्या ये कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम से स्वतंत्र है या नहीं, सारी बातें चेक करेंगे वन बाय वन। एंड वन मोर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। तो कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम वन बट नेवर कंट्रोल द व्हीकल, ऐसा है क्या? यूपीएससी इसी तरह के स्टेटमेंट्स देते हैं। दे ओवरराइड द ड्राइवर टू प्रिवेंट कोलिजन, ऐसा है क्या कि वो ड्राइवर को ओवरराइड करते हैं अगर उनको लगता है कि वो एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं? ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में। मोस्ट सिस्टम आर एक्टिव बाय डिफॉल्ट एट द स्पीड ग्रेटर देन 40 माइल पर आवर। मतलब कि अगर कोई भी व्हीकल 40 मील प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है तो उसके ऊपर ये बाय डिफॉल्ट अपने आप एक्टिव हो जाते हैं। ये सब सच है क्या? चलिए सारी बातें हम लोग समझेंगे। एंड एज यूजुअल यूनिट 1 है हमारा, जिसमें हम आईटी एंड डिजिटल के बारे में पढ़ रहे हैं। आईटी एंड डिजिटल के अंतर्गत आज हमारा टॉपिक है कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम एंड ये हमारा इंडस्ट्री 4.0 के अंतर्गत आएगा। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो हम किसी भी चीज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहते कब हैं? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहने के लिए जो हमारा फर्स्ट पैरामीटर है वो ये है कि कोई भी डेवलपमेंट तभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहलाएगा अगर उसमें स्केल की बात हो। और कैसा स्केल हो? मास स्केल। फॉर एग्जांपल हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, मतलब प्रोडक्शन की बात करेंगे, तो मास प्रोडक्शन होना चाहिए। तो अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तभी हम उसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहेंगे। तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किसे बोला जाता है? जो ब्रिटेन में 10th सेंचुरी में शुरू हुआ था, जिसमें कि मास प्रोडक्शन में दो मेन चीजें थी। एक कॉटन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से होने लगा था एंड इसके बाद ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो मास स्केल पे होने लगा था, जिसकी वजह से हम इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। पहली बात तो ये साबित होती है। तो फर्स्ट का यहाँ पे क्या मतलब है? फर्स्ट का मतलब है कि एनर्जी का जो सबसे इनिशियल फॉर्म है जो कि वाटर एंड स्टीम है। उस समय की जो ट्रेन्स थे वो स्टीम पावर्ड ट्रेन्स चल रहे थे, जो मशीनें थी वो भी स्टीम्ड पावर्ड थी और उसके लिए कोयला और लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से इसे हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बोलते हैं। सो व्हाट इज सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन?
सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की कुछ खास फीचर हैं जिनमें कि असेंबली लाइंस के बारे में बात होती है। अब असेंबली लाइन का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ये एक इनपुट है और यहाँ पे आउटपुट हो रहा है, तो इस इनपुट और आउटपुट के बीच में वेरियस मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं। ठीक है, वेरियस मैकेनिज्म ऑपरेट करते हैं। तो इसमें यह कि हाँ, जब एक स्टेज पार हो जाती है तो दूसरी स्टेज अपने आप एक्टिव हो जाती है और यहाँ पे इनपुट रॉ मटेरियल यानी कि लगातार चलता रहता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हाँ, कोई एक इनपुट जब तक फाइनल स्टेज तक ना पहुंच जाए तब तक दूसरा इनपुट डाला नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक इनपुट अपनी स्टेज चेंज करता है, इसमें दूसरा इनपुट आ जाता है, या अपनी स्टेज चेंज करता है, यहाँ से और एक इनपुट आ जाता है, और ये एक लाइन के तौर पर काम करता है जिसे हम असेंबली लाइन कहते हैं। आई होप आप लोगों में से जो बीटेक है वो आसानी समझ गया होगा कि असेंबली लाइन क्या है। इसके अलावा जिसने साइंस में असेंबली लाइन पढ़ी है, ऑल्सो आर्ट्स के बच्चों को अगर कोई दिक्कत है असेंबली लाइन समझने में, सो प्लीज डू कमेंट एंड वी विल डिस्कस लेटर। हाँ, यहाँ पे एनर्जी का जो फॉर्म है वो चेंज हो गया। अब यहाँ पे ऑयल, गैस एंड इलेक्ट्रिक पावर की बात होती है। तो सेकंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो कंपोनेंट है वो स्टीम पावर की जगह गैस, ऑयल एंड इलेक्ट्रिक पावर की बात करने लगा। एंड इसके अदर फीचर क्या है? एडवांस कम्युनिकेशन, टेलीफोन एंड टेलीग्राफ इसके अदर इंपॉर्टेंट फीचर हैं। एंड अगर ये आ जाए कि इसमें फुली ऑटोमेटेड सिस्टम डेवलप हो गया था तो नो, सम डिग्री ऑफ ऑटोमेशन आ गया था। जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज में आप लोग देखते हैं कि बहुत थोड़े से लेबर होते हैं, मशीनें अपने आप टैबलेट बनाते हैं, पैकिंग करते हैं और पैकेजिंग करके उसे रेडी तैयार करते हैं, बेचने लायक तैयार करते हैं। तो सम डिग्री ऑफ ऑटोमेशन आ गया था, इस बात पे हम ध्यान देंगे, यहां से हमारा पॉइंट पकड़ में आ सकता है। ठीक है, थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की जब भी बात करते हैं तो इसको कैसे रिकॉग्नाइज किया जाता है? तो सबसे पहले थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को कंप्यूटर, एडवांस कम्युनिकेशन, डेटा एनालिटिक्स के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। इसमें डिजिटाइजेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, फैक्ट्रीज का डिजिटाइजेशन होने लगा, एम्बेडिंग शुरू हो गई। एम्बेडिंग का मतलब होता है कि कई तरह के सिस्टम को एक साथ ला के कॉम्प्लेक्स परफॉर्मेंस देना। ठीक है, तो एम्बेडिंग प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोल PLCs इनटू मशीनरी। तो जो प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर हैं उनको एम्बेड किया जाता है मशीन से, जिसकी वजह से ऑटोमेशन और बढ़ गया। ठीक है, सो हमारा जो आज का टॉपिक है, जैसे कि हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो है इंडस्ट्री 4.0। तो हमारा अब डिटेल में फोकस रहने वाला है इंडस्ट्री 4.0 एंड इसके एसेंशियल फीचर्स क्या हैं। सो इन एसेंस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इज द ट्रेंड टुवर्ड्स एडवांस ऑटोमेशन। इसका जो सबसे, अभी तक हम बात क्या कर रहे थे? सम डिग्री ऑफ ऑटोमेशन। अब हम बात करने वाले हैं एडवांस ऑटोमेशन की। ठीक है, ये इसका सबसे पहला महत्वपूर्ण कंपोनेंट है। प्रीलिम में ऐसे पॉइंट आपको फंसाएंगे, ध्यान रखना। एंड डेटा एक्सचेंज इन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और प्रोसेसेस में जो डेटा एक्सचेंज होना है, जिसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग है वो अपने आप में ज़्यादा स्मूथ एंड एफिशिएंट हो सकती है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए जो सिस्टम है उसे हम बोलते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम। यही आज हमें डिटेल में समझना है कि साइबर फिजिकल सिस्टम है क्या। अब साइबर फिजिकल सिस्टम की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें आएगा AI, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑगमेंटेड रियलिटी, वेरिएबल टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, जिसे हम कवर कर चुके हैं। ध्यान देना, लास्ट लेक्चर जो हमारा लेक्चर 7 था यहाँ पे यूनिट 1 का, जिसमें हम लोग क्लाउड कंप्यूटिंग खत्म कर चुके हैं। एज कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, 3D प्रिंटिंग एंड स्मार्ट एलॉयज, इन सारी चीजों के बारे में इंडस्ट्री 4.0 में हम लोग पढ़ेंगे, बिकॉज दीज ऑल आर मेकिंग साइबर फिजिकल सिस्टम वेरी एडवांस। और इससे हमें यह भी पता चल जाता है कि ये सारी चीजें यूपीएससी जिन पे बराबर क्वेश्चन पूछ रहा है, इनमें ज्यादातर चीजें मशीन लर्निंग, AI, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, वेरिएबल टेक्नोलॉजी, इन सबसे एक एक क्वेश्चन आ चुका है लास्ट 4-5 ईयर्स में। ठीक है, लास्ट 4-5 ईयर्स में इन सभी से एक एक क्वेश्चन आ चुका है। सो हमको ये तो पता चल गया कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यूपीएससी से क्वेश्चन पूछता है। बट ये टॉपिक कैसे कैसे हैं हमें पता नहीं चलता था। अक्सर हम सोचते थे ये कैसे यूपीएससी कहीं से भी क्वेश्चन पूछ ले रहा है, आंसर ही नहीं। ये सारी चीजें इंडस्ट्री 4.0 के अंतर्गत जो आता है साइबर फिजिकल सिस्टम, उसका पार्ट है। ठीक है, तो जब भी हम इंडस्ट्री 4.0 की बात करेंगे तो किन किन चीजों से वाला है, इसमें स्मार्ट सेंसर्स की बात होगी, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग की बारे में बात होगी, नेटवर्क सेंट्रिक होगा, ये इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस बेस्ड होगा, क्वालिटी की बात की जाएगी, सेफ्टी इसमें ज्यादा हाई एंड की है, ऑटोमेशन इसमें काफी ग्रेट एक्सटेंट का है, एडवांस लेवल का ऑटोमेशन है, एंड मॉनिटरिंग टूल होगा चीजों को कंट्रोल करने के लिए, वो भी डेटा बेस्ड होगा। जब भी हम साइबर फिजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो साइबर फिजिकल सिस्टम से जानने से पहले हमको पता होना चाहिए एल्गोरिदम क्या है। देखो, इन मैथमेटिक्स या कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे तो एल्गोरिदम अपने आप में फिनिट सीक्वेंस ऑफ रिगरस इंस्ट्रक्शन है।
जो कि कंप्यूटर जनरेटेड होते हैं। उन इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करके मशीन बहुत स्मूथली और बहुत तेजी से काम करती है। आपको पता है ज़्यादातर मशीनें स्लो क्यों काम करती हैं? बिकॉज उनको ह्यूमन इनपुट स्लो मिलता है। कंप्यूटर इनपुट अपने आप में एडवांस होता है, इसलिए वो मशीनें तेजी से काम कर सकते हैं और प्रोडक्शन ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से तेजी से दे सकते हैं। किसी भी तरह के नेगेटिव एस्पेक्ट को कम तो कर ही सकती हैं, ठीक है। तो उसे हम एल्गोरिदम बोलते हैं। तो एल्गोरिदम अपने आप में फिनिट सेंस ऑफ रिग्रेस इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन का एक सेट है। जैसे मान लीजिए कि अगर 10 पॉइंट इंस्ट्रक्शन किसी एक मशीन को ऑफर किया जाता है कि जिसके बाद वो किसी रॉ मटेरियल को, फॉर एग्जांपल स्टील मेड कोई रॉ मटेरियल है, तो उसको किसी फिनिश्ड गुड्स में तैयार कर देती है, तो उसको मशीन वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करती है और वो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसको हम एल्गोरिदम कहते हैं। सो साइबर फिजिकल सिस्टम की जब भी बात करेंगे तो साइबर फिजिकल सिस्टम अपने आप में एक मैकेनिज्म है। अब ये मैकेनिज्म के कुछ एग्जांपल, जैसे स्मार्ट ग्रिड। जब भी हम सोलर टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे तो हमको स्मार्ट ग्रिड पढ़ना पड़ेगा। स्मार्ट ग्रिड का मतलब होता है कि जहां पे पावर सरप्लस है वहां से पावर डेफिसिट में ऑटोमेटिक पावर सप्लाई होना चाहिए। इसके अलावा स्मार्ट ऑटोमोबाइल, जैसे ड्राइवरलेस कार्स, मेडिकल मॉनिटरिंग, जैसे ऑटोमेटिक जो सर्जरीज परफॉर्म की जाती हैं, रोबोटिक्स में इसका हम यूज करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम की जब भी हम बात करते हैं तो इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे कि कोई भी मशीनरी है, अगर वो कितना आउटपुट देना है, उसमें कौन से इनपुट किस क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होंगे, अगर वो सारी चीजें एल्गोरिदम बेस्ड कंट्रोल होते हैं तो वो साइबर फिजिकल सिस्टम का पार्ट होते हैं। रोबोटिक्स की अभी हमने बात करी, एंड अनदर रिसाइकलिंग एंड ऑटोमेटिक पायलट एवियोनिक्स। एवियोनिक्स का मतलब होता है एविएशन इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इन दोनों चीजों को मिला के एवियोनिक्स बना है। तो ये जितनी चीजें कंट्रोल करी जाती हैं ये सब कंप्यूटर के एल्गोरिदम बेस्ड होते हैं। मतलब कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब जैसे कि आदेश दिया जाता है ना, ऑर्डर नंबर 1 2 3 4 5 6, तो ये एक इंस्ट्रक्शन बनता है, ठीक है। इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 कि 1 बाय 1 इस क्रोनोलॉजी में काम होना है, तो ये कंप्यूटर बेस्ड मशीन को ऑर्डर होते हैं। इन साइबर फिजिकल सिस्टम फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट डीपली इंटरट्विन्ड, एबल टू ऑपरेट इन डिफरेंट स्पेशियल एंड टेम्पोरल स्केल। देखो अब यहाँ से ना ऐसे अगर हम समझने की कोशिश करेंगे शायद हमको समझ में नहीं आएगा। चलो इसके फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट को थोड़ा सा ध्यान देते हैं। क्या है साइबर फिजिकल सिस्टम? अब बात करते हैं ह्यूमन के कितने सेंसेस हैं। तो आपको पता है देखना, आप देख के कोई भी चीज सेंस कर सकते हो, मतलब वॉच। टेस्ट करके कोई भी सेंस कर सकते हो, स्मेल करके कोई भी सेंस कर सकते हो, टच करके कोई भी सेंस कर सकते हो, एंड बाय हियरिंग, ठीक है। इस तरह से आप चीजों को सेंस करते हो। तो ज्यादातर टेक्नोलॉजी आज जो बेस्ड है वो 2-3 चीजों पे बेस्ड है, एक तो वॉचिंग पे और एक हियरिंग पे, ठीक है, एंड लिटिल बिट टच ऑल्सो। तो सेंसर हमारे ज्यादातर इन 3 चीजों पे ज्यादा बेस्ड है। अगर कोई सेंसर है, कोई मान लीजिए मशीन या कंप्यूटर बेस्ड सेंसर है जो कि किसी चीज को ह्यूमन से ज्यादा कैपेसिटेटिव तरीके से देख सकता है। फॉर एग्जांपल ह्यूमन अगर किसी ऑब्जेक्ट को देख सकता है तो नॉर्मली सम 100 मीटर्स या कुछ किलोमीटर्स होगा, बट कंप्यूटर के लिए आपको पता है कि चीजें ज्यादा दूर तक देख पाना पॉसिबल है। एंड टेक्नोलॉजी के लिए तो मल्टी मिलियन एंड बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स भी देखे जा सकते हैं, तभी हम स्पेस की घटनाओं को देख सकते हैं। एंड जब भी हम हियरिंग या टच की बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक के साउंड को डिटेक्ट कर लेते हैं, जैसे सोनार टेक्नोलॉजी की जब भी हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे आता है ना। उसी तरह टचेस के बारे में है कि टेक्नोलॉजी टच को बहुत दूर तक अपने आप में किसी डिकोडर के माध्यम से उसे बहुत दूर तक उस इंफॉर्मेशन को भेज सकते हैं, जिसके बाद हम उसके आधार पर कोई नया इंस्ट्रक्शन जारी कर सकते हैं या नया एल्गोरिदम जारी कर सकते हैं। तो ये तो बेसिकली होता है टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन के लाइफ में चीजों को ईज आउट करता है। तो साइबर फिजिकल सिस्टम क्या हुआ? तो देखो जितना ह्यूमन ने फिजिकल स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, वो चाहे कम्युनिकेशन की फील्ड में हो, चाहे दूसरे किसी इंजीनियरिंग ब्रांच में हो, या एनवायरनमेंट या किसी भी ब्रांच में हो, किसी भी ब्रांच ऑफ नॉलेज में हो, उसको अगर किसी कंप्यूटेशन सिस्टम से अटैच कर दिया जाए, इंटीग्रेट कर दिया जाए, तो ऐसे सिस्टम को हम साइबर फिजिकल सिस्टम कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल को हम ज्यादा दूर तक ले जाएंगे। मान लीजिए कि अभी हम ट्रेन कोलिजन की बात कर रहे थे, तो ट्रेन अपने आप में एक फिजिकल मशीन है, मूवमेंट करती है। अगर सर्टेन किलोमीटर के बाद उसी लाइन पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, अब ध्यान दो, मान लीजिए ट्रेन जा रही है, अब इसी लाइन पर कोई दूसरी ट्रेन आ रही है, ठीक है, तो वैसी कंडीशन में अगर ट्रेन कोलिजन को प्रिवेंट किया जा सकता है तो दैट विल बी अमेजिंग, ठीक है। उसको अगर हम रोक सकते हैं, उसको डाइवर्ट कर सकते हैं तो दैट विल बी अमेजिंग। तो वो कैसे रोका जा सकता है?
अगर उसके लिए कोई कंप्यूटेशन सिस्टम हो, कोई सेंसर बेस्ड इक्विपमेंट उसमें अप्लाई हो जो दूसरी ट्रेन को दूर से सेंस कर सकती है, या तो देख के, या कोई टच मैकेनिज्म हो, या कोई और दूसरा मैकेनिज्म हो, तो वो पहली ट्रेन को बता सकते हैं कि हाँ सर्टेन ट्रेन उसी लाइन में आ रही है। अगर वो एक दूसरे को सेंस करते हैं तो वो किसी लूप लाइन का इस्तेमाल करते हुए एक्सीडेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। यही कवच की टेक्नोलॉजी में होना है, ठीक है, जब भी अप्लाई होगी। अभी भारत सरकार ने इसको यूज नहीं किया है, उसके लिए गवर्नमेंट पे अक्सर तरह तरह के आरोप लगते रहते हैं कि उन्होंने फंड्स एक्सपेंडिचर नहीं किए, टेक्नोलॉजी को अप्लाई नहीं किया है, और बालासोर दुर्घटना में भी आप छोटे छोटे एम्प्लॉयज को रिस्पॉन्सिबल ठहरा के अपनी जिम्मेदारियों से बचने की बात हो रही है। तो इस तरह के खैर आरोप प्रत्यारोप लोकतंत्र की खूबसूरती है, चलता रहता है। लेकिन हम जब भी बात करेंगे तो ये जरूर समझेंगे कि हाँ क्या मैकेनिज्म है जिसके आधार पर चीजों को प्रिवेंट किया जा सकता है। सो बेसिकली साइबर फिजिकल सिस्टम की जब भी हमने बात करी तो इसमें क्या है कि किसी फिजिकल सिस्टम को किसी सॉफ्टवेयर से इंटीग्रेट करके उनको इस तरह से डीपली इंटरट्विन किया जाए कि वो एक दूसरे को किसी डिफरेंट स्केल पे या किसी डिफरेंट टाइम पीरियड में वो एक दूसरे को असिस्ट कर सकते हैं, इस तरह से असिस्ट कर सकते हैं कि किसी भी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस को प्रिवेंट किया जा सके। द प्रोसेस कंट्रोल इज ऑफन रेफर्ड टू एज एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड का मतलब कई तरह के सिस्टम बुने हुए हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी हमने फिजिकल सिस्टम में रेलवे की बात करी, अब इसमें अगर कई तरह के सॉफ्टवेयर, कई तरह के इक्विपमेंट और हार्डवेयर ये सब एक दूसरे से इस तरह से इंटरट्विन्ड हैं, ऐसी कंडीशन में ये अलग अलग सेंसेस को एक साथ डिटेक्ट करके और ये उसे ज़्यादा एफिशिएंटली ऑपरेट करने में हेल्प कर सकते हैं। एक्सीडेंट को तो सर्टेनली प्रिवेंट ही करना है, बट उसको और ज़्यादा एफिशिएंट बनाया जा सकता है। कैसे उसे सिटीजन फ्रेंडली बनाया जा सकता है, कैसे उसे रिसोर्स फ्रेंडली बनाया जा सकता है। रिसोर्स फ्रेंडली का मतलब है रिसोर्स का कम इस्तेमाल करना। सो इन एम्बेडिंग सिस्टम एम्फेसिस टेंड टू मोर ऑन कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट। जब भी एम्बेडेड सिस्टम की बात किया जाता है तो उसमें कंप्यूटर एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है एंड लेस ऑन इंटेंस लिंक बिटवीन ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल एलिमेंट। तो इन चीजों पे कम, इन लिंकेज पर कम, और कंप्यूटेशनल एलिमेंट जैसे सॉफ्टवेयर और इक्विपमेंट उन चीजों पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। साइबर फिजिकल सिस्टम इज ऑल सिमिलर टू इंटरनेट ऑफ थिंग। इंटरनेट ऑफ थिंग के जैसा है। इंटरनेट ऑफ थिंग भी हम आने वाले लेक्चर में बस कवर करने वाले हैं, 1 से 2 लेक्चर में सारी चीजें कवर हो जाएंगी। सो इट इज सिमिलर टू इंटरनेट ऑफ थिंग शेयरिंग सेम बेसिक आर्किटेक्चर। और इसका जो आर्किटेक्चर है वो लगभग एक जैसा होता है। जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग का होता है कि फिजिकल एटमॉस्फेयर को कंप्यूटेशनल या किसी इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम से इस तरह से इंटीग्रेट करना कि वो एक दूसरे को न केवल इन्फ्लुएंस करें इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन में, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज में, बट ऑल्सो ओवरऑल इम्पैक्ट और परफॉर्मेंस को भी मॉनिटर कर सकता है। Therefore, cyber physical system represent higher combination of and coordination between physical and computational element. Okay? ये एक स्लाइड है जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें साइबर फिजिकल सिस्टम का डिटेल दिया गया है। ठीक है, ये साइंस की वेबसाइट से लिया गया है, इसलिए इसमें थोड़ा सा स्मॉल फॉन्ट है। आप अपनी पीडीएफ को जो मैंने टेलीग्राम में भेज दिया है तो आप उसको एक बार देख के अब इसको समझने की कोशिश करना, आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। चलिए समझते हैं कि साइबर फिजिकल सिस्टम को क्या रिक्वायर होता है। तो इट रिक्वायर टूल्स जो कि मेथोडोलॉजी को डिजाइन करने में यूज होते हैं, एंड जिस जो डिजाइन टूल्स हैं वो सपोर्ट करते हैं स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन का मतलब किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए जो मॉडल तैयार किया जाता है, सो उसकी मॉडलिंग और उसका एनालिसिस, ये तीनों चीजें। अच्छा, जब भी हम बात करते हैं कि स्पेसिफिकेशन एंड मॉडलिंग की बात के बारे में बात हुई, तो ये स्पेसिफिकेशंस कैसे हो सकते हैं? ये हेट्रोजेनस हो सकते हैं, मतलब किसी एक एस्पेक्ट को टारगेट करते हुए ये टेक्नोलॉजी डेवलप की जा सकते हैं, या हाइब्रिड हो सकता है, यानी कि इसमें कंप्यूटेशनल एस्पेक्ट और मशीन्स के साथ साथ ह्यूमन इंटरवेंशन का भी स्कोप हो सकता है। ठीक है, एंड सो बेसिकली दे आर मॉडल्स ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट हैं। इसके अलावा नेटवर्किंग है इसका पार्ट, इंटरऑपरेबिलिटी है एंड टाइम सिंक्रोनाइजेशन है। मतलब ये कि ये जो मॉडल हैं ये वेरियस नेटवर्क पर काम करेंगे और ये इंटरऑपरेबल होंगे, मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन होंगे वो दूसरे सिस्टम तक पहुंचा भी सकते हैं और दूसरे सिस्टम से डेटा ले भी सकते हैं। तो दैट इज इंटरऑपरेबिलिटी। नाउ जब भी हमने समझ लिया कि इसकी रिक्वायरमेंट ये है, तो अब इसका मेन एस्पेक्ट है स्केलिंग एंड कॉम्प्लेक्सिटी मैनेजमेंट।
तो स्केलिंग ये कैसे करेगा? स्केलिंग का मतलब होता है किसी चीज की मात्रा को बढ़ाना, क्वांटिटी को बढ़ाना। तो हम उसे स्केलिंग कहते हैं। कैसे? मॉड्यूलरिटी एंड कंपोजिबिलिटी। मॉड्यूलरिटी का मतलब होता है कि इसके वेरियस मॉडल्स डेवलप किए जा सके, उन्हें अप्लाई किया जा सके, ये किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड दूसरा कंपोजिबिलिटी, उसे कंपोज किया जा सकता है किसी फिजिकल सिस्टम के साथ, सो दैट फिजिकल सिस्टम में होने वाले क्रैक्स, एक्सीडेंट्स, उन चीजों को प्रिवेंट किया जा सके। एंड वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन इज एसेंशियल, सो दैट कि ये टेक्नोलॉजीज गलत हाथों में न जाएं, तो उसके लिए एश्योरेंस होना चाहिए, केयरफुल। हाँ, सर्टिफिकेशन होना चाहिए। सर्टिफिकेशन कहने का मतलब ये है कि अगर वो किसी मानक संस्था से सर्टिफाइड होगी तो वो जो है ज्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से काम करेगी। अदरवाइज अनसर्टिफाइड टेक्नोलॉजीज गलत हाथों में भी पहुंच जाती हैं। ठीक है, सिमुलेशन होगा एंड और इसमें स्टैटिस्टिक मॉडल्स भी डेवलप किए जाएंगे। चलो, तो ये तो हमारा हुआ इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नाउ अब देखते हैं थोड़ा सा फीडबैक के बारे में, इसमें से कौन कौन से फीडबैक अप्लाई होते हैं, इस पार्ट में देखते हैं। तो ह्यूमन जो है इसमें लूप में होता है, मतलब बैकग्राउंड में होता है, एंड ये डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वायरलेस सेंसिंग एंड एक्चुएशन के बीच में। वायरलेस सेंसिंग का मतलब क्या है कि जो सेंसर होंगे ये बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, और ये जो एक्चुएटर है उनको एक्चुएट करेगा, मतलब उनको लागू करेगा। ठीक है, ये दो बातें। फिर इसके बाद एडाप्टिव एंड प्रेडिक्टिव है, इंटेलिजेंट है एंड रियल टाइम है। इंटेलिजेंट कहने का मतलब ये है कि ये डेटा बेस्ड काम करता है और ऐसा नहीं है कि ये किसी हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म पे काम करता हो। साथ में इसमें कहा गया कि ये रियल टाइम है। रियल टाइम का मतलब ये है कि जो भी इसमें ऑपरेशन हो रहे हैं वो स्पॉन्टेनियस है, आपको इमीडिएटली उसके बारे में चीजें पता चलेंगी। ऐसा नहीं कि आपको एक्सीडेंट हो जाने के बाद ही डेटा मिले, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये फीडबैक स्पॉन्टेनियस होंगे एंड इंटेलिजेंट होंगे। देन साइबर सिक्योरिटी को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। दैट इज बेसिकली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है कि मतलब आपका जो सिस्टम है वो रेजिलिएंट, जैसे मान लीजिए हम एंटी कोलिजन की बात करते हैं या कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात करते हैं, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम की बात करते हैं, तो इसे रेजिलिएंट होना चाहिए। मतलब ये हमारे जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है या डिवाइसेस हैं, व्हीकल्स हैं, उनके साथ ये रिजाइल कर सके, मतलब टिकाऊ होना चाहिए। इसमें प्राइवेसी का ध्यान देना होता है कि मतलब ये कि ये डेटा किसी का जो है प्राइवेट डेटा कहीं पे लीक ना हो, और बाहर के किसी भी गलत इरादे से किए गए अटैक को ये प्रिवेंट करने के लिए सक्षम होना चाहिए। एंड इसके बावजूद भी कोई इंट्रूजन अगर किया जाता है, इंट्रूजन करने का मतलब कोई छेड़छाड़ किया जाता है किसी सिस्टम को, तो ये उसको डिटेक्ट कर सके और ये बता सके कि हाँ क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है इन छेड़छाड़ के फलस्वरूप। चलिए, अब जब बात किया जाए कि इसका यूजेस कहाँ है, एप्लीकेशन कहाँ है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर प्री एंड मेंस। तो इसके यूजेस लगभग हर जगह हैं। कहाँ यूजेस नहीं है इतना जानना बस काफी है। तो कम्युनिकेशन में, कंज्यूमर मार्केट में, एनर्जी में, इंफ्रा में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में, मिलिट्री में, रोबोटिक्स एंड ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब ये कि लगभग हर जगह यूज होगा। देन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। सो नाउ व्हाट इज कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। जैसे आप ये देख पा रहे हैं, एक कार जा रही है, ठीक है, ये सर्टेन डिस्टेंस में आने के बाद इसने आगे वाली कार को सेंस कर लिया। किसने? इस कार ने। इसने सेंस कर लिया कि हाँ सर्टेन डिस्टेंस में, मान लेते हैं ये कोई डिस्टेंस उदाहरण के तौर के लिए मान लेते हैं 200 मीटर है, कि 200 मीटर में एक गाड़ी है, तो ये इसको अब बराबर डिटेक्ट करेगी, सो दैट कि जब ये डिस्टेंस कम होगा तब ये और ज़्यादा अलर्ट हो जाएगी। तो इनिशियली जो है इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये कि दो कारें एक दूसरे से कोलाइड ना हों। ठीक है, और कोलिजन वार्निंग के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ब्रेकिंग होती है, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग होती है, कई तरह की चीजें मार्केट में अब अवेलेबल हैं। और खासतौर से जो ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट है, इसने चीजों को और ज्यादा एफिशिएंट बनाने में हेल्प करी है। कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम इज अ सेफ्टी सिस्टम डिजाइन्ड टू वार्न। अब देखो ये क्या क्या करेगा, ये आपको वार्न करेगा, मतलब ये जो ड्राइवर इसके अंदर बैठा है ये वार्न करेगा कि किस किस तरह के एक्सीडेंट हो सकते हैं, अलर्ट करेगा कि सावधान हो जाओ नहीं ये एक्सीडेंट हो सकते हैं, और इसके अलावा ये कम करता है उस रिस्क को जो इमिनेंट कोलिजन के कारण हो सकता है। ठीक है, कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यूज वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज। इसमें बहुत तरह की टेक्नोलॉजीज अप्लाइड होंगी, जैसे सेंसर्स,
रडार, लेजर्स, कैमरा, जीपीएस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये सारी चीजें इसके जो है मेन कंपोनेंट हैं। एंड एक बात और ध्यान देने की जरूरत है कि जो जितने भी कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम हैं तो वो सभी बराबर नहीं क्रिएट होते हैं। कुछ केवल वार्न करते हैं, कुछ सिस्टम वार्न और अलर्ट दोनों करते हैं, कुछ केवल अलर्ट करते हैं, और कुछ सिस्टम ऐसे भी होते हैं जो ड्राइवर को ओवरराइड करते हैं। मतलब ये कि अगर इन दोनों के बीच में एक्सीडेंट के चांसेस हैं और किसी वजह से ड्राइवर ने ध्यान नहीं दिया तो ये ड्राइवर का इंस्ट्रक्शन ना लेते हुए अपने आप बच के निकलने की कोशिश करेगी। अच्छा, तो कोलिजन अवॉइडेंस में हमने जैसे बात करी कि कुछ सिस्टम होते हैं जो केवल वार्न करते हैं, ठीक है, तो उनको हम अलर्ट सिस्टम कहते हैं, और कुछ जो कि सपोर्ट करते हैं तो उनको हम असिस्ट सिस्टम कहते हैं, और कुछ सिस्टम होते हैं जो दोनों का काम करते हैं। इसमें ओवरराइडिंग सिस्टम भी होते हैं, जैसे अभी हमने बात करी कि कैसे भी वो ड्राइवर को ओवरराइड करेगा। चलिए पहले हम ये देखते हैं कि अलर्ट सिस्टम क्या है। तो अलर्ट सिस्टम की कुछ एक एग्जांपल है, ये आपको पता क्यों होने चाहिए कि इसमें से अगर आ जाए कि क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग अपने आप में क्या असिस्ट सिस्टम है? आंसर है नहीं, ये अलर्ट सिस्टम है। प्रीलिम के लिए इस तरह के कुछ कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया आपसे कि हम मेनली 3 तरह के ट्रांसपोर्टेशन पे डिपेंड करते हैं, रोड, रेल एंड एयर। इसलिए आज हम तीनों के जो अलर्ट सिस्टम है या असिस्ट सिस्टम है उनके बारे में टेक्निकल एस्पेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। ज्यादा एग्जांपल डिस्कस नहीं हो पाएगा क्योंकि अदरवाइज ये क्लास बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। लेकिन हाँ, इस सेशन को देखने के बाद आपको आपकी जो क्वेश्चन है वो निश्चित सही हो जाएंगे, बिकॉज यूपीएससी के जो क्वेश्चन का नेचर है ना वो टेक्निकल होता है, उसमें टेकी पार्ट काफी एड्रेस किया जाता है। तो अलर्ट सिस्टम में कौन कौन से हैं? फॉरवर्ड, कोलिजन, वार्निंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे इस गेम का। इसके अलावा ब्लाइंड स्पॉट वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, क्रॉस ट्रैफिक वार्निंग, पेडेस्ट्रियन डिटेक्शन सिस्टम। असिस्ट सिस्टम का मतलब यह होता है कि अगर अलर्ट मिल गया है और उसमें जो प्रिवेंटिव सिस्टम है या एंटी कोलिजन सिस्टम है या कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम है वो अब ड्राइवर को असिस्ट करेगा कि व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ओवर राइडिंग सिस्टम की बात करी कि ड्राइवर सो रहा है, सोने दो, गाड़ी अपने आप बच के निकल गई। हम लोग इसके कुछ एग्जांपल्स अभी देखेंगे। इसमें ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है, जैसे मान लीजिए ये 2 गाड़ियां हैं, ये ऐसे मूव कर रही है, ठीक है। अब ये गाड़ी इसके काफी करीब आ गई है, इसको लग रहा है कि एक्सीडेंट हो सकता है, तो इसमें ऑटोमेटिक अगर ब्रेकिंग सिस्टम है तो इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम है तो बिना ड्राइवर के इंस्ट्रक्शन के ये ब्रेक्स लगने शुरू हो जाएंगे, मतलब गाड़ी की स्पीड कम होना शुरू हो जाएगी। एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल, क्रूज का मतलब होता है आगे बढ़ते जाना। तो अगर कोई गाड़ी आगे बढ़ती जा रही है तो वो आगे की चीजों को एडॉप्ट करेगी, मतलब कहीं पे पत्थर पड़ा है तो वो बच के निकल जाएगी। यहाँ पे एडाप्टेशन का ये मतलब है, ठीक है। एडाप्टिव सिस्टम का मतलब है मान लीजिए सिग्नल नहीं है तो गाड़ी धीमा होना शुरू हो जाएगी, तो ये एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल है, आगे बढ़ने में स्पीड अपने आप कम होते शुरू हो जाएगी। ट्रेन के लिए बहुत इफेक्टिव है। अदर देन दैट इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल एंड पार्किंग असिस्टेंस, ये तो बहुत काम का है। अक्सर आपने देखा होगा कि खासतौर से यूथ की अगर हम बात करें तो जो थोड़ा सा नॉन सीरियस टाइप से पार्क करते हैं, पता लगा, और मेट्रोपॉलिटन में जहाँ पे कम स्पेस में गाड़ियां पार्क करनी होती हैं तो वहां पे पता लगा आए और बीच में अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी, और जब वो निकाल रहे हैं तो या अगल बगल किसी को टच करते हुए जा रहे हैं जिससे स्क्रैच जा सकते हैं दूसरे के व्हीकल में। तो पार्किंग असिस्टेंस के लिए भी डिवाइसेस डेवलप होते हैं। चलिए हम बात कर रहे हैं कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो एस्पेक्ट है वो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम है। देखो टेक्नोलॉजी लगभग सब में 19-20 एक जैसी होती है, थोड़े थोड़े डिफरेंस होते हैं कि वो एप्लीकेशन क्या है इस आधार पर, और इसलिए हमें सभी टेक्नोलॉजी यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब भी हम फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम पढ़ेंगे तो उससे हमारे ज्यादातर एस्पेक्ट कवर हो जाएंगे, एंड आपको जो इसकी टेक्निकलिटी है, इसका टेक पार्ट है, वो समझ में आ जाएगा। खासतौर से ये यूज क्या करते हैं, अगर मान लीजिए यूपीएससी में पूछ ले कि फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम या असिस्टेंट सिस्टम कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज करता है, तो लगभग कॉमन है रडार का इस्तेमाल। रडार इमेज जनरेट करता है और उसका रेफ्लेक्स पैदा करता है उसी सेंसर पे, सेंसर को पता चल जाता है कि कौन सा बैरियर या कौन से व्हीकल या कौन सी प्रॉब्लम्स कितनी डिस्टेंस पर हैं। लेजर्स, कैमरा, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं। क्या करते हैं, ये स्कैन करते हैं किसको, रोड, सो दैट कि
ये आपको असिस्ट कर सके कि आगे क्या एक्शन लेना है। इफ देयर इज इम्पेंडिंग कोलिजन द सिस्टम विल वार्न यू द डेंजर। मतलब ये कि अगर कोई कोलिजन पॉसिबल हो सकता है किसी उसमें, तो आपका सिस्टम आपको पहले वार्न करेगा उस खतरे के बारे में। कैसे? लाइट देकर, बीप्स देकर, वाइब्रेशन देकर। देखो यही सारी चीजें समझनी है। यूपीएससी इसी तरह के छोटे छोटे टर्म्स डालता है कि हाँ उसमें बीपिंग पॉसिबल है, बट वाइब्रेशन होता तो और अच्छा होता। नहीं, वाइब्रेशन ऑलरेडी है, ठीक है, जहां पे ड्राइवर बैठा हुआ है वहां पर, उस जगह पर, ठीक है। अच्छा, इसमें ये कॉम्बिनेशन भी हो सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें एक साथ हो सकती हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि वार्निंग में बीप्स आपने सुने होंगे, और ये रेड लाइट की जो बीकन्स है ये आपने देखे होंगे। वाइब्रेशन भी आजकल पॉसिबल हो गया है, और ये सारी चीजें एक साथ भी काम कर सकते हैं। सम सिस्टम में ऑल्सो टाइटन योर सीट बेल्ट। जैसे कि मान लो अगर एक्सीडेंट होने की जरा सी चांसेस लगे आपके व्हीकल को, तो उसने आपकी सीट बेल्ट सबसे पहले टाइट कर दी, सो दैट कि कोई भी बात हो तो कम से कम मैन पावर की कोई लॉस ना हो। या ब्रेक्स को प्री चार्ज कर सकते हैं। प्री चार्ज करने का मतलब है कि जैसे ब्रेक्स को एकदम अलर्ट मोड में ले आए कि अगर ये रिस्क और थोड़ा सा बढ़ा तो ब्रेक लगना शुरू हो जाएगा। ये है इसका मेन एस्पेक्ट। मेकिंग इट इजियर फॉर यू टू स्टॉप क्विकली। आपको रुकना आसान हो जाएगा। आपको पता है ना, बहुत सारे एक्सीडेंट इसलिए होते हैं कि जो ड्राइवर होते हैं वो देर से अटेंटिव होते हैं और उनको उतना टाइम नहीं मिलता कि वो ब्रेक को पूरी सही तरीके से अप्लाई कर सकें। तो इस तरह से जो एंटी कोलिजन सिस्टम है, इसमें हमारा जो फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग है, वार्निंग ये सिस्टम जो है चीजों को अलर्ट करना शुरू कर देता है, तैयार करना शुरू कर देता है डिफेंस के लिए, बचाव के लिए। इफ योर व्हीकल हैज ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग, अगर आपके व्हीकल में ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग है तो वो अप्लाई हो जाएगा ऑन अर्जेंट बेसिस। व्हाइल ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग में नॉट प्रिवेंट एवरी क्रैश फ्रॉम अकरिंग, द टेक्नोलॉजी में हेल्प लेसन द सीवियरिटी ऑफ क्रैश। मतलब देखो, ऐसा हो सकता है कि गाड़ी एक दूसरे के बहुत करीब आ गई है और इस ब्रेक के कारण ये गाड़ी तो बचने की कोशिश कर रही है, ये कार तो बचने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये भी स्लो हो गई, या इसने पास नहीं दिया और ट्रैक क्लियर ना मिलने के कारण एक्सीडेंट हो जाए। तब भी चूंकि ये व्हीकल स्लो हो जाता है तो जो सीवियरिटी है, जो रिस्क है, वो कम हो जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। व्हाइल ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग मे नॉट प्रिवेंट ईच एंड एवरी एक्सीडेंट फ्रॉम अकरिंग, वो सीवियरिटी को कम कर देता है, ठीक है। मोस्ट फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग सिस्टम आर एक्टिव बाय डिफॉल्ट, वो अपने आप में बाय डिफॉल्ट एक्टिव हो जाते हैं जब आपकी गाड़ी की स्पीड 10 माइल पर आवर हो जाती है। आपके क्वेश्चन में 40 माइल पर आवर है, जो कि गलत है, उसे 10 माइल पर आवर होना चाहिए, ठीक है। 10 माइल पर आवर इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेट 16 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। हाँ, हालांकि आप अगर डिजिटल फेल करो तो आप इसे डीएक्टिवेट कर सकते हो, बट इट इज एडवाइजेबल कि ऐसी चीजों को डीएक्टिवेट नहीं करना चाहिए। हाँ, अच्छा, इसमें एक दोनों बातें ध्यान दो। पहले कि स्पीड एंड डिस्टेंस दोनों तरह के सेंसर होते हैं, जो कि स्पीड के आधार पर ये गेस कर सकता है कि हाँ एक्सीडेंट हो सकता है क्या, या डिस्टेंस के आधार पर ये गेस कर सकता है, सेंस कर सकता है एक्सीडेंट हो सकता है कि नहीं। तो स्पीड एंड डिस्टेंस सेंसर यूज बोथ स्पीड एंड डिस्टेंस कैलकुलेशन, दोनों को कैलकुलेट करते हैं। सम ये जो कोलिजन वार्निंग सिस्टम है, ये रडार वेव्स का भी इस्तेमाल करते हैं। रडार वेव्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? तो दैट कि वो एक रिफ्लेक्ट पैदा कर सके उस ऑब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है बीच में, जैसे ये कारें एक दिशा में जा रही हैं, ठीक है, ये दोनों कारें एक दिशा में जा रही हैं। अब इसको सर्टेन डिस्टेंस पे सेंस हो गया कि ये कार है सामने, तो ये एडवांस वार्निंग होगी। मतलब इतने डिस्टेंस के और पहले से ही उसे एडवांस वार्निंग मिल गई, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। लेकिन अगर मान लीजिए डिस्टेंस और कम हो गया, ये गाड़ी इस रेंज पर आ चुकी है, तो वार्निंग जो अल्ट होगा, मतलब अगर आपके पास वार्निंग बीप्स होंगे, वार्निंग साउंड्स होंगे, अलार्म होगा, तो वो वाइब्रेशन करेगा, आपको पता चल जाएगा। एक लास्ट अपॉर्चुनिटी है जबकि गाड़ी आपके बहुत करीब आ जाए कि बच के निकल जाओ, और वो इतना होता है। तो अगर इस डिस्टेंस से वो बच के निकलना चाहते हैं, ड्राइवर एक्टिव है, तो वो बच के निकल सकता है। या गाड़ी में एक्टिव एक्चुएशन सिस्टम है। एक्चुएशन सिस्टम का मतलब क्या होता है? एक्चुएशन का मतलब ये हो कि सेंसर ने जो सेंस करके बताया है उसे अप्लाई करके
उसे अप्लाई करना ही अपने आप में एक्चुएशन कहलाता है। तो अगर मान लीजिए इमरजेंसी ब्रेकिंग है, तो या तो इतना डिस्टेंस आने के बाद वो अपने आप ब्रेक लग जाए, या तो वो अपने आप अपना डायरेक्शन चेंज करे। हाँ, ड्राइवरलेस कार में ये एडवांटेज होता है। ड्राइवरलेस कार नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, ठीक है, उसमें ये एडवांटेज होते हैं। तो रडार रिफ्लेक्शन बेसिकली इस उद्देश्य से काम आता है। अच्छा, मान लो कि यूपीएससी आपसे एक पूरी स्टोरी सुना दे इस इमेज के बिहार पर और बताए कि कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, तो आपको रडार रिफ्लेक्शन पर टिक करना है, ठीक है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग यूजेस स्पीड एंड चेंजिंग डिस्टेंस टू द व्हीकल अहेड टू डिटेक्ट द क्रैश इज इमिनेंट। पहले से ही वो बताना शुरू कर देता है। जैसे कि ये एक एंटायर सिस्टम है। इस इमेज में आपको बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, बस एक बार देख लेना है कि कौन कौन से टूल्स एंड इक्विपमेंट होते हैं किसी व्हीकल में। जैसे कि इसका डायरेक्शन पहले हमें पता होना, डायरेक्शन इसका ये है, तो इसमें एडाप्टिव क्रूज सिस्टम होगा। एडाप्टिव क्रूज सिस्टम का मतलब ये जब आगे बढ़ेगी तो कहाँ पत्थर है, कहाँ कौन से दूसरे व्हीकल हैं, कहाँ पे लाइन क्लियर नहीं है, रोड क्लियर नहीं है, तो उसके बारे में एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल इसको बताता है। ये सेंसर यहाँ पे है, ठीक है। उसी तरह ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन एंड लेन डिपार्चर वार्निंग, ये दो तरह के सिस्टम होते हैं जो इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है। इसका एरिया अपने आप में वाइड होगा एंड एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल का एरिया अपने आप में वाइड नहीं होगा, नैरो होगा, बट ज्यादा डिस्टेंस तक होगा। यही बातें आपको प्रीलिम में जरूरी होती हैं कि वो अगर वो पूछते कि एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है रादर देन ट्रैफिक साइन रिकॉग्निशन, तो गलत हो जाएगा, तो सही हो जाएगा। हाँ, एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल सिस्टम ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है, ज्यादा एरिया नहीं कवर करता। चलिए, पार्क असिस्टेंस के लिए अलग सेंसर्स होते हैं, ठीक है, वो साइड में होंगे। ये देखो यहाँ पीछे और आगे साइड में होंगे, बिकॉज इस साइड में ही स्क्रैचेस लगते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम भी इसमें होगा एंड सराउंडिंग एरियाज के लिए यहाँ पे मिरर के नीचे या मिरर के साथ सेंसर लगे होंगे। पीछे के लिए पार्क असिस्टेंट एंड साउंड व्यू के लिए यहाँ पे भी सेंसर लगे होंगे। रियर कोलिजन वार्निंग सिस्टम के लिए भी इसमें सेंसर अप्लाई होंगे एंड ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के लिए भी इसमें सेंसर होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें अप्लाई होती हैं। अब जो हमने बेसिक टेक पार्ट समझ लिया यहाँ तक, हमने अलग अलग नहीं समझा कि रोडवे में कौन सा टेक होगा या एयर में कौन सा टेक होगा, अलग अलग हमने नहीं देखा, क्योंकि टेक एस्पेक्ट लगभग सभी में सेम होते हैं, या रेल रूट्स में कौन से टेक होते हैं। अब हम सबके छोटे छोटे क्लिप्स देखेंगे और इन वीडियो क्लिप्स के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि ये टेक्निकल इक्विपमेंट लगभग सेम है, बट ये काम इस तरह से करते हैं कि कोलिजन प्रिवेंट होता है। तो एक एक एग्जांपल देखेंगे और वो हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। आइए चलते हैं, छोटे छोटे क्लिप्स हैं, एक एक 1.5 मिनट की, इनको देखते हैं। I think there is some problem in technical side.